चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is directly taken from your booklet, right? The question is directly taken from our study material और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने ये पहली बार आपको पढ़ाया था। मैं जब क्वेश्चन को पढ़ूं तो आप भी पढ़े, जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी किया है थ्रू आउट दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक हम लोगों की टीम के साथ, राइट? तो क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एमिटिंग बॉडी। तो ये तो लिखा ही हुआ है वहां पे कि वेवलेंथ जो आपकी मैक्सिमम है, ठीक है ना? और यहां कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 1/टेम्परेचर इन केल्विन। तो जैसे ही आप इसको देखते हो इस चीज को, तो आपके दिमाग में एक स्पाइक आती है और आप कहते हो यार ये तो कहीं कहीं पढ़ा लग रहा है, ठीक है? और फिर आपको ये याद आता है कि भाई यहां तो इस तरह का था कुछ कुछ, दैट लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 2897 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन। और ये 2897 आप कहते थे जी ये वीन्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है, ठीक है? करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हो गया और आंसर हो गया मेरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन अदर जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी जो ऑप्शन दिए हुए थोड़ा सा आइडिया लेना जरूरी है, ठीक है? जिसका हमने रिस्पेक्टिव लिटरेचर वहां ऐड किया है। तो इसका इसका आंसर तो 1 सेकंड में आ गया क्योंकि ये डायरेक्टली बुकलेट से लिया आपकी, ठीक है? तो ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ाया है लॉ, जो वीन्स लॉ है वहां पे, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन भी आप लोगों ने करे हैं। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन है यहाँ पे, वेयर वी हैव द अदर ऑप्शंस, उनको जरा थोड़ा सा निहार लेते हैं कि कहां कहां से दूसरे ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर तो मुझे पता चल गया, इसका करेक्ट आंसर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है? लेकिन ये जो बाकी की डिटेल है विच हैव बीन एडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। कि जो लॉ ऑफ स्कैटरिंग है तो उसमें नाम आता है आपका रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये भी आपने लिटरेचर में पढ़ा है कि रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है आपका, ठीक है? जो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो आपने पढ़ ही लिया है, जो हमने बताया, वीन्स कांस्टेंट एंड ऑल। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको क्या कहता है? ये भी आपने पढ़ा हुआ, लिटरेचर में हमने पढ़ाया आपको। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि जो एनर्जी है दैट इज सिग्मा टी की पावर 4, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है? वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ठीक है? ये आपको याद आ गया। और चौथा जो यहाँ पे दिया है कि फेरल लॉ, जो आपसे बात की गई है कि भाई ये फेरल लॉ क्या है, तो फेरल लॉ के बारे में वहां पे बात की गई। तो फेरल लॉ आपका आता है, जो आपको यूनिट पढ़ाई गई है डायनेमिक्स वाली, जिसमें कुरियोलिस फोर्स की बात होती है ना? और बुकलेट 3 में आपको वो मिलेगा, कुरियोलिस फोर्स लास्ट में। An apparent force used by the earth rotation, the Coriolis force is responsible for deflecting the wind toward the right in the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere, and इसी को हम Farrell's law भी कहते हैं, ठीक है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था, इट शुड हैव बीन करेक्टेड इमीडिएटली। और यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आपको पता है चल ही गया देख के क्वेश्चन को कि वीन्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ा मेरे दिमाग में आया वीन्स लॉ ही है जो इसको करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए थी किसी बच्चे को। ये इजी क्वेश्चन था, इसको मैं इजी क्वेश्चंस में रखूंगा, ठीक है? क्योंकि आप पूरा सिलेबस वेल बिफोर पढ़ चुके हो, तो आपको ये बातें पता है। अब तो ये एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है जो 12-14 दिन का है आपका, यहाँ तो आपको रिवीजन करने में और चीजों में है, और सारी यूनिट डिटेल में हुई है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन इसलिए है कि ये सरफेस इंपाउंडमेंट है क्या चीज। लोगों ने लैंडफिल सुना, लोगों ने सिक्योर्ड लैंडफिल सुना, अनसिक्योर्ड लैंडफिल सुना। इंपाउंडमेंट आप पढ़ते थे हाइड्रो पावर में, जहां पे पानी इकट्ठा होता था। ऐसे ही अगर आप एक गड्ढा करके वेस्ट इकट्ठा कर देते हैं, लिक्विड वेस्ट, तो उसको हम इंपाउंडमेंट कहते हैं। पहले हम यही जान लेते हैं कि इंपाउंडमेंट है क्या, डिटेलिंग उसकी बाद में करेंगे। तो ये जो सरफेस इंपाउंडमेंट होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, होते क्या है? सरफेस इंपाउंडमेंट एक्चुअली में क्या है?
सरफेस इंपाउंडमेंट आर नेचुरल ट्रोफोग्राफिक डिप्रेशन, मैन मेड एक्सकेवेशन, या तो हम खोद के बना दें या अपने आप से बन जाए कि कहीं पे बहुत गहरा गड्ढा हो गया, जैसा आप पहाड़ों पे देखते हैं गड्ढे वड्ढे हो जाए। और डाइड एरियाज फॉर्म्ड प्राइमरली ऑफ अर्दन मटेरियल ऑल्दो द लाइन विद द मैन मेड मटेरियल, बेसिकली तो मिट्टी का ही बना होगा, लेकिन मैं उसको कुछ लगा सकता हूं जो मेरा मन करे, दैट आर यूज टू होल्ड और एक्यूमुलेट ऑफ लिक्विड हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे आप आर्टिफिशियल पॉन्ड बना देते हैं ना, या बच्चे का स्विमिंग पूल बना देते हैं। ठीक है, बस उसके अंदर लिक्विड हैजार्डस वेस्ट भरा होगा। तो एक बात बताओ, अगर उसमें लिक्विड हैजार्डस वेस्ट भरा हुआ है, ठीक है, तो सरफेस इंपाउंडमेंट जनरली यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज और ट्रीटमेंट, मतलब फॉर द टाइम बीइंग, जब मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है उसके लिए मैं यूज करता हूं। लेकिन जो लैंडफिल है इज एन एरिया डिजाइन फॉर द फाइनल वेस्ट डिस्पोजल। ये डिफरेंस होता है दोनों में कि जो सरफेस इंपाउंडमेंट होता है उससे टेम्पररी डिस्पोजल आप वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लैंडफिल है यू हैव टू यूज फॉर द परमानेंट डिस्पोजल। देयरफॉर while the design and the operating standards are very similar, the closure and post closure standard differ। तो डिजाइन एक जैसा लगेगा आपको, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड भी एक जैसे लगेंगे, लेकिन क्लोजर और पोस्ट क्लोजर स्टैंडर्ड अलग अलग होंगे। मतलब जब उसकी लैंडफिल की डेथ हो जाती है तब क्या प्रोटोकॉल है वो अलग है, इंपाउंडमेंट की डेथ के बाद प्रोटोकॉल अलग है। सरफेस इंपाउंडमेंट कैन बी लेस एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देन डीप ग्राउंड वेल्स। तो सरफेस इंपाउंडमेंट सस्ते हैं, लार्ज कैपेसिटी है इनकी। सरफेस इंपाउंडमेंट कैन हैव लार्ज कैपेसिटी देन द डीप अंडरग्राउंड वेल्स which makes them suitable for storing large volume of waste। It perform the process mention। क्या क्या करता है सरफेस इंपाउंडमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस इंपाउंडमेंट में जब आप वेस्ट इकट्ठा करते हो तो वेस्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हो, प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसकी वो, ठीक है, वहीं पे सेटल हो जाएगा, सेटलिंग होगी। बट ये कभी भी, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं होने देगा हैजार्डस वेस्ट का, क्योंकि अगर हैजार्डस वेस्ट इवेपोरेट होगा तो गाइस वो एयर में आ जाएगा, मेरा पर्पस ही डिफीट हो गया। अगर वो एयर में आ जाएगा हैजार्डस वेस्ट तो मेरा पर्पस ही सारा डिफीट हो गया, फिर फायदा क्या हुआ। तो सिर्फ इवेपोरेशन नहीं होगा, क्योंकि इवेपोरेशन होने से तो वो मेरा एयर में आ गया और हैजार्डस हो जाएगा, वो ब्रीदिंग के जरिए हमारे शरीर में जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था। तो अब देखो, अब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 53 में, सरफेस इंपाउंडमेंट आर एक्सकेवेटेड एरिया विच आर यूज्ड टू स्टोर द लिक्विड हैजार्डस वेस्ट विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट अप्लाइड इन सरफेस इंपाउंडमेंट। तो भैया सीधी सी बात है कि अगर मैं कहूं कि न्यूट्रलाइजेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, सेटलिंग होती है, ये सेटिंग नहीं होगा, सेटलिंग होगा ये, ठीक है, सेटलिंग होती है, बट इवेपोरेशन नहीं होता है। और इसमें यही पूछा है कि नॉट, ये आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, नॉट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका गाइस इवेपोरेशन ही हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन ओनली। इवेपोरेशन को छोड़ के सब कुछ होगा, क्योंकि इवेपोरेशन होने से दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू कम इनटू एयर और हमारे लिए हैजार्डस। प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब है वो वहीं पे बैठ जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे दूध का फट जाए तो पनीर बन जाता है ना, मतलब वो सब्सटेंस वहीं पे सेटल हो जाए। ठीक है, सॉलिड सॉलिड पार्ट जो है वहीं पे अलग हो सकता है उससे। क्लियर है, पूजा टाक को क्लियर है? एनी वन एल्स हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 53? जल्दी बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, यू हैव द टाइम एंड वी आर हेयर फॉर द सेम पर्पस। किसी को कोई डाउट है? पर इस डिस्कशन से कोई भी डाउट लेके ना जाए, क्योंकि ये जो सोल्यूशन आपका दिसंबर 23 का है, that will be making some difference, some good amount of difference in comparison to the general student and you people। ये काफी डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो आपको रियलाइज होगा एग्जाम टाइम में, राइट।